यहाँ था, ये वाला परसेंटेज ये साफ था, मार्केट 2291 से नीचे तक फिसल सकता है। कहाँ तक जाने के चांसेस रखेगा उस टाइमिंग पे, ये 49% शायद उस टाइम पे कुछ 65% के आसपास था, और हम लोगों का डिस्कशन हुआ था कि स्टॉक 2262 रुपीज जाने के चांसेस रखता है, लेकिन 67% यहाँ पे है। अच्छा खासा वॉल्यूम्स भी दिखाई दे रहा है, तो स्टॉक को 2291 रुपीज तक आज की डेट में जाना चाहिए था। तन्मय सर बिल्कुल क्लास में रहते हैं, सो जवाब आ रहा है कि हाँ बिल्कुल बात हुआ था। मैं चैट आप सभी लोगों के लिए ओपन कर देती हूँ ताकि आप लोग बता पाए कि हाँ ऑलरेडी जब हमारा एशियन पेंट पे ट्रेड चल रहा था तो यही डिस्कशन हुआ था या इसके अलावा कुछ डिस्कशन हुआ था। चलिए क्यों नहीं रहे, अभी आप लोग एक दूसरे की चैट देख पाएंगे। वेरी गुड इवनिंग सभी को। बढ़िया है तन्मय सर, आप तो बस टूटने का वेट ही कर रहे थे, कब टूटेगा कब लिया जाएगा। ये देखिए 2265 जो हमारा पहले से डिस्कशन चल रहा था, मार्केट 2265 रुपीज तक जा सकता है, और एग्जैक्ट मार्केट ने वही लो लगाया है। 2265.35 रुपीज का लो लगा के मार्केट फिर से एक अच्छा बाइंग साइड में वॉल्यूम्स देखने के लिए मिला है, लेकिन उतना खास नहीं, 2291 रुपीज के आसपास कर रहा है। जब हमने कहा कि मार्केट अच्छा कंसोलिडेशन फेज में है, यहाँ से हमको एक अच्छा रिवर्सल्स मिलने के चांसेस है, हमको क्या करना है, सिंपली ये वाली कैंडल पे बस पोजीशंस को क्लोज करना है, इतना आपको वेट ही नहीं करना है। क्यों हम इतना वेट करेंगे। ठीक है, वेलकम टू कम्युनिटी अमित साहू सर, सभी को गुड इवनिंग। हम इतना वेट नहीं करेंगे, और जब हमारा ऑलरेडी लास्ट सबसे फर्स्ट वीक जब स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग डेज में मैंने कहा था आप लोगों को कि अगर हम स्विंग ट्रेड्स कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के 15 डेज करेंगे, वो भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे, क्योंकि दिसंबर ईयर का लास्ट मंथ होता है, और फिर वही 15 डेज और लास्ट वीक हो जाएगा, तो वहां पे ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने के लिए मिलेगा आपको। एंड सेम टाटा पावर देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, टाटा पावर कहाँ स्टक हुआ, कितना भी प्रेशर से आप देखिए स्टक वो 411 रुपए पे ही हुआ, लेकिन एक चीज साफ है, अगर ये स्टॉक 411 रुपए से को ब्रेक करके नीचे की तरफ अगर वैल्यू सस्टेन करेगी ना, तो आपको 396 रुपीज का लेवल दिखाएगा। मार्केट डायरेक्टली नहीं टूटेगा, चाहे मार्केट में कुछ न्यूज हो, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो, वन साइडेड ट्रेड्स हो रहा हो, वो बिल्कुल एक पॉइंट पे रोकने की कोशिश करेगा। जब वो नहीं रोक पाएगा तब वॉल्यूम्स नीचे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट करेगा, तब वो प्राइस ब्रेक करके स्टॉक नीचे की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि बस आपने ट्रेड लिया और टूट जाए। हेलो, बिल्कुल संजीव सर, हम बिल्कुल स्टॉप लॉस लगाएंगे, मैंने आपको कहा ना। मैं फिर से आप लोगों को बता रही हूँ, जब हम पोजिशनली ट्रेड्स करते हैं तो हर बार अलग अलग मॉडिफाई तरीके से स्टॉप लॉस रखते हैं। रीजंस ये है कि मार्केट का हर बार फेज एक जैसा नहीं होता है, मार्केट में हर बार फेज अलग अलग होता है। फेज जैसे आप बहुत टाइमिंग से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कभी मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में रहता है बहुत टाइम तक, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना भर, 2 महीना, सिर्फ वो 100 पॉइंट्स अप 100 पॉइंट्स डाउन उतना चलता रहता है। कभी कभी मार्केट में बड़ा ऐसा डाउनफॉल देखने के लिए मिलता है, कंटिन्यू डाउनफॉल ही कंटिन्यू रहता है। कभी कभी हमको एक अच्छा अप मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, और वो कंटिन्यूसली एक अच्छा अप कंटिन्यू फेज में रहता है। तो हर तरीके से फेज अलग अलग होता है, जिस टाइमिंग पे जैसा फेज है हमको उस टाइमिंग पे स्टॉप लॉस रखना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में कंसोलिडेशंस है, कंसोलिडेशंस का अगर हम देखें तो वीकली रेंज बड़ा है, एक अच्छी रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कौन सा स्टॉक आज हम देखे थे, फार्मा सेक्टर का, मैं आपको बताती हूँ, याद ना रहा कौन सा स्टॉक था वो, फार्मा का, डॉक्टर रेड्डी, नहीं नहीं नहीं, जो कंसोलिडेशन में है, सिप्ला, नहीं, सन फार्मा, सन फार्मा, ओरो फार्मा नहीं, सन फार्मा दिखाते हैं आपको। कहाँ गया, वेरी गुड इवनिंग रोकी सर, सन फार्मा है, ये देखिए, ये इसका बॉटम है और ये इसका टॉप है। आपको दिखा देती हूँ मैं किस पे, ये 1 आवर की कैंडल है, सॉरी 1 आवर नहीं, 1 डे की कैंडल है। देखिए कंटिन्यूसली 2 दिसंबर से लेके पूरा महीना 23 दिसंबर तक इसी रेंज में कंसोलिडेट रहा। क्यों कंसोलिडेट रहा, ये देखिए, नहीं सर, बहुत सारी चीजें हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं। मार्केट में हर टाइम अलग अलग फेज होता है, आप देखिए
ये जब 2 दिसंबर से देखना स्टार्ट करेंगे ना, तब भी ये ऐसे ही रहेगा, 791 और इधर 1827, इतना ही बड़ा रेंज, और वो स्टॉक इतने ही बड़े रेंज में मूव भी किया है। अब अगर हमको ट्रेड करना है इस रेंज में, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम सेल करेंगे सिंपली, ये वाला स्टॉप लॉस रखेंगे, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है कि मार्केट एक कंसोलिडेशंस के फेज में है। जब मार्केट वैल्यूज को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा, तो वहां पे बहुत तेजी से वॉल्यूम्स आना स्टार्ट होता है। वॉल्यूम आने के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट बहुत फास्टली शिफ्ट होना स्टार्ट होता है। एंड देन ये जो स्टॉक इस कंसोलिडेशंस की रेंज में चल रहा है ना, यही इसका डबल जाने की चांसेस होता है। यानी कि ये कंसोलिडेशंस की बात करें हम, तो आप देख सकते हैं 2-2.5% के आसपास है। अगर ये एक बार ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ सस्टेन किया, तो यहां से एक जस्ट मिनट, एक बस, हाँ ये बता दूं मैं, यहां से आपको अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट, यानी कि ये इतना जाने की चांसेस रखता है, तो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे ना। डाबर की भी वही कहानी है, डाबर भी एक रेंज में फंसा है। एक और चीज, जब स्टॉक एक रेंज में फंस जाता है ना, तो वो बहुत टाइम तक उस रेंज में कंसोलिडेट रहता है। लेकिन जब ब्रेकआउट करके वॉल्यूम का प्रेशर अगर आप देखेंगे ना, और वॉल्यूम का प्रेशर वन साइडेड अगर आपको मिले, तो समझिए कि वो मतलब अनएक्सपेक्टेड है। आप जितना सोच रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस रखेगा। एक और एग्जांपल है मेरे पास, सिप्ला। किस किस को पता है कि सिप्ला हम लोग, हाँ डाबर रखा है, अभी देखेंगे डाबर, क्योंकि वो उसी रेंज में फंसा है, कुछ ज्यादा है नहीं। सिप्ला अगर आप लोगों को पता होगा, तो हम लोगों का डिस्कशन हुआ था जब सिप्ला 1470 रुपीज के रेट पे चल रहा था, मैक्सिमम हमारी बात हुई थी पहले से ज्यादा से ज्यादा जा सकता है तो 1450, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। एंड सिप्ला आज फार्मा सेक्टर अच्छा परफॉर्म किया, फार्मा में एक अच्छा वॉल्यूम हमको देखने के लिए मिला, एंड नाउ सिप्ला काम कर दिया अपना। तो समझ रहे हैं, जब मार्केट में ऐसा सीधा कोई नहीं गिरेगा, सीधा गिरने का मैं इसलिए मना कर रही हूँ आपको, जैसे कि आप देख लीजिए, आपका क्वेश्चन नहीं पड़ा चंद्रशेखर सर, जब आप क्वेश्चंस लिखे होंगे तब शायद मैसेज चला गया होगा। हाँ, मैं आपको बता रही थी कि डायरेक्टली कोई नहीं टूटेगा, जैसे कि कोरोमंडल, आपने आज भी उसको ऑब्जर्व किया, हम कोरोमंडल को लास्ट 4 दिन 5 दिन से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आपने कोरोमंडल को आज भी देखा होगा, तो एक चीज नोट की होगी कि कोरोमंडल में आज भी हाईएस्ट वॉल्यूम 1800 रुपीज के पुट साइड पे ही था या नहीं? किस किसने देखा था कोरोमंडल? हम 4 से 5 दिन से देख रहे हैं, और आज भी कोरोमंडल में हमें 1788 रुपीज का रिवर्सल था, आज भी कंटिन्यू 5 डेज से। पिछला तो ठीक है, हम हिस्टोरिकल में देखेंगे, वो अलग बात है, लेकिन आज भी 1800 रुपीज पे ही हाईएस्ट वॉल्यूम था, एंड वही बॉटम लगाया मार्केट ने, वहीं से एक अच्छा रिवर्सल दिया। सन फार्मा में सेम वही कहानी है, सन फार्मा में मार्केट यही यही घूम रहा है, सन फार्मा में मार्केट यही यही घूम रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कल जो हमने एनालिसिस किया था, ये देखिए मेरी लिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी, आप लोगों से जब मेरा क्लास में डिस्कशन हुआ था, उसके बाद में कुछ उसके बाद में कुछ मैंने यहाँ पे ऐड किया, शायद याद नहीं है मुझे कौन कौन से स्टॉक्स पे डिस्कशन हुआ था। डाबर में हमारा डिस्कशन हुआ था, जिसपे हम एंट्री 496 रुपीज के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मार्केट 500 से 506 रुपीज की रेंज में ही है ना। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी की, हमारी बात हुई थी 341 रुपए के आसपास वो फिलहाल चल रहा है, लेकिन हमको नीचे 314 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है, राइट। टाटा स्टील की हमारी बात हुई थी, इतना प्रेशर होने के कारण भी हम सोच रहे थे कि काश इतने प्रेशर के बाद भी टाटा स्टील हमको 138 रुपए पे मिल जाए, लेकिन नहीं, वो फिर भी 142 143 रुपए पे पूरा दिन स्टक रहा। आप सोचिए ना, टाटा स्टील में सबसे अच्छा वॉल्यूम्स बनता है, सबसे अच्छी बिकवाली और खरीदारी आपको टाटा स्टील पे देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन वही स्टक है। बायोकॉन क्या है, बायोकॉन 346 रुपीज ब्रेक करके नीचे गया है, आज मैंने देखा नहीं, नजर थी ना। ऐसे स्टॉक्स को हम मिस नहीं करेंगे, जब हमको पता है कि स्टॉक अगर ये रेंज अगर हमको मिल जा रहा है, इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है, तो हम क्यों ऐसे स्टॉक्स को छोड़ेंगे? ऐसे स्टॉक पे हम बिल्कुल नजर बना के रखेंगे। ये देखिए बायोकॉन था कि नहीं प्रेशर, पहले तो ये बताइए, बायोकॉन का बेहतरीन प्रेशर था, दिखाई दे रहा था मार्केट में कि ठीक है निफ्टी
गैप अप ओपन होते ही उतना दिया, फिर मार्केट बीच में जाके कंसोलिडेट हुआ। रीजन ये है कि आईटी सेक्टर एक अच्छा डाउनफॉल दिया, लेकिन फार्मा सेक्टर ने एक अच्छा रिकवरी हमको देखने के लिए मिला। सो दोनों ने बैलेंस कर दिया, इसलिए जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट रहा। ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी रहा हो, लेकिन ये स्टॉक आप देखिए 342 रुपीज का है, स्टिल आकर वही खड़ा हो गया 350। ये रेंज काफी टाइमिंग से फॉलो कर रहा है ना, ये लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब हमारा क्या है, हमको क्या करना है, बस 10, 5, 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए, जितना आपको रिस्क लेना है उतना स्टॉप लॉस रखिए और आराम से बैठे रहिए। कब तक बैठे रहेंगे, जब तक नीचे की साइड में कोई वॉल्यूम का प्रेशराइज हमको नहीं दिखाई देता है, तब तक हम बैठे रहेंगे। सेम कहानी वैसे ही आपकी डाबर की है, सेम कहानी डाबर की भी है। नहीं टूटा, वापस वही आके खड़ा हो गया। ये देखिए डाबर 499 रुपीज गया था, एंट्री के ऑलमोस्ट पास में। अब मुझे लग रहा है कि अगर वॉल्यूम आएगा ना तो फिर ये यहाँ से वापस उठना स्टार्ट कर देगा। अगर यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम आया तो आपको डाबर में अच्छी रैली मिल सकती है, लेकिन अगर ये डाउन साइड में प्रेशराइज किया तो ये स्टॉक और नीचे जाने के चांसेस रखेगा, इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज ये कमेंट इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि क्या होता है ना, मेरे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि नहीं मैडम ये काम नहीं करता है और लॉस करा दिया, हमारी ऐसी बात नहीं हुई थी, हमने और आपने ऐसा डिस्कशंस नहीं किया था। तो मैंने चैट्स इसलिए ओपन किए हैं ताकि जिनको ऐसा लगता है कि हम क्लासेस में स्टॉक्स को डिस्कस नहीं करते हैं या सारी बातें मैं आपको नहीं बताती हूँ, बाद में जाके मॉडिफाई करती हूँ, इसलिए ये सारी चीजें आपके सामने रहे कि कौन कौन से स्टॉक्स पे हम डिस्कस करें, वो सभी के लिए रहे। ठीक है, सभी को पता रहे, इसलिए आप लोगों को मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नहीं सर चंद्रशेखर सर, मैं ऑफलाइन क्लास नहीं लेती हूँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस करती हूँ। ऑफलाइन सूरत में आपको मोहित सर मिलेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर पहले ही हम पोजीशंस कट कर चुके हैं, सिप्ला बेहतरीन रिवर्सल दिया है। और एक मजेदार बात है, सन फार्मा, सन फार्मा देखा क्या आप लोगों ने? आज तो मतलब फार्मा सेक्टर वाले में स्टॉक मिला और बेहतरीन। वेरी गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। सन फार्मा नहीं है, वो कौन सा स्टॉक है? सन फार्मा, डॉक्टर रेडी, सॉरी डॉक्टर रेडी ना, डॉक्टर रेडी था वो। अरे सन फार्मा रेंज बॉन्ड स्टॉक था, डॉक्टर रेडी रैली वाला स्टॉक था। डॉक्टर रेडी में हम लोग यहां से बाई किए थे, याद है आप लोगों को? स्टार्टिंग में हम डॉक्टर रेडी को ये वाले बॉटम से बाई किए थे, पता है आप लोगों को? साहिल सर ऐसा है तो आप उस स्टॉक्स को थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए, मत करिए थोड़े टाइम ट्रेड। ये वाला देखा, यहाँ पे हम लोगों का डिस्कशन हुआ था 2 दिसंबर के आसपास, याद है आपको डॉक्टर रेडी? नहीं सर, हम लोग थे स्टार्टिंग के 2 बैचेस में, उसके बाद हम लोग आ गए थे। हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशंस किया था, बहुत सारे लोग डॉक्टर रेडी यहाँ से ट्रेड भी किए थे, लेकिन हम यहाँ तक निकल गए थे। राइट, हम लोग यहाँ पे पोजीशंस को अपना पोजीशंस निकाल लिए थे। आज क्या हुआ, आज यही बॉटम बनाया, ये बॉटम 1250 रुपीज पे, ये जो रिवर्सल आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज था। एंड जो टॉप साइड का परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो 1300 रुपए पे था, 1300 रुपए पे शिफ्ट हो गया, 1320 रुपए तक गया। एंड यही एक चीज ये बताइए, मार्केट यही जाकर ही क्यों रुका? क्योंकि अभी भी वहां पे हाईएस्ट जो आई है, जब ये वाली वैल्यू को ब्रेक करेगा तो सीधा ब्रेक करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ओआई वॉल्यूम वहां पे स्टेन किया है, उसको रोकने की कोशिश किया है। जब वो हार जाएगा, नहीं होल्ड कर पाएगा, तब वो जाकर कुछ करने की कोशिश करेगा। ये देखिए मार्केट यहाँ पे ये जो 1334.35 आपको दिखाई दे रहा है, एंड इसका हाई देख लीजिए आप, हाई दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ देखिए यहाँ पे आपको हाई दिखाई देगा 1334 रुपीज की वैल्यू, और हाई देखिए 1331, 1331, एंड एग्जैक्ट वही लगाया और मार्केट वही क्लोज हुआ। उसके बाद मार्केट वहां से थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेशराइज हुआ, ये वाले रिवर्सल तक मिला। लेकिन आज आप डॉक्टर, शायद मुझे लगता है कि आप लोगों ने इतना वॉल्यूम नहीं देखा होगा। कभी देखा है किसी स्टॉक में इतना वॉल्यूम, वो भी ऑप्शंस में?
कभी देखा है? कभी आप लोगों ने स्टॉक्स में इतना वॉल्यूम देखा है? किसी ने? सोचिए जब ऑप्शंस में आज इसमें इतने ट्रेड्स हो रहे हैं तो कैश और फ्यूचर में कितने ट्रेड हुए होंगे? 1,53,820। और जनरली हम स्टॉक्स में कितना डेटा ऑब्जर्व करते हैं? 5,000 का वॉल्यूम, 10,000 का वॉल्यूम, मैक्सिमम गया तो 20,000 का वॉल्यूम। उससे ज्यादा वॉल्यूम कभी आता ही नहीं है स्टॉक्स में। कभी कभी 30-35 हजार रुपए का वॉल्यूम हाईएस्ट हुआ जिनमें अच्छे एफ एंड ओ में ट्रेड्स हो रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पे देखिए 1,53,000 रुपीज का वॉल्यूम आज की डेट में आया है ना? बहुत बड़ा डेटा। हाँ, इसका लिए बिल्कुल देख लेंगे जशवंत सर। प्रवीण सिंह सर का मैसेज है मैम, क्या आज बजाज फाइनेंस में ट्रेड बनता था C1 से? बिल्कुल बात कर लेते हैं। कौन सा स्टॉक है? बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस। मदरसन सुमी में कुछ हुआ है कि कल तो हमारा डिस्कशन हुआ था, मदरसन सुमी में ब्रेक करके नीचे की तरफ गया है क्या? मदरसन सुमी याद नहीं है कल हमने क्या डिस्कशन किया था? वैल्यू भी मुझे याद नहीं है एक्चुअली। ये स्टॉक का वैल्यू इसलिए याद नहीं है क्योंकि हम लोग बहुत कम डिस्कशंस करते हैं। चलिए, अभी आप अपना चेक्स देखिएगा। जिन्होंने बजाज फाइनेंस के बारे में पूछा है उन लोगों ने बजाज फाइनेंस मिला हमको C1 पे अराउंड ये वाली कैंडल पे। तो क्या हमको C1 वाला ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पहली चीज, करेंगे या नहीं करेंगे C1 वाला ट्रेड? हम आईडीडी ब्लास्ट पे अगर कर रहे हैं तो करेंगे या नहीं? क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। स्टॉप लॉस जाएगा, स्टॉप लॉस कट करेंगे, दैट्स इट। स्टॉप लॉस है 6,877 का, 6,877। और स्टॉप लॉस लो की बात करें तो कितना दिखाई दे रहा है लो? 6,894। इधर तो नहीं गया, इधर देख लीजिए। लो 6,888 अभी भी नहीं गया। स्टॉप लॉस इसमें गया ही नहीं है, पूरा टाइम कंसोलिडेट रहा एंड देन लास्ट में कॉस्ट कॉस्ट पोजीशंस कट करना हुआ। हम बिल्कुल ट्रेड करेंगे। ट्रेड इसलिए करेंगे क्योंकि स्टॉक P1 से बहुत नीचे ओपन हुआ है। नहीं, टारगेट नहीं दिया, एंट्री ही नहीं दिया है तो टारगेट और स्टॉप लॉस की तो बात ही नहीं आती ना सर। अगर एंट्री दिया होता तो फिर टारगेट और स्टॉप लॉस की बात होती। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने एंटर किया, ना स्टॉप लॉस आया ना टारगेट आया। एट द लास्ट हमने कॉस्ट कॉस्ट पोजीशंस कट किया क्योंकि एक बार ब्रेक करने के बाद ये कंसोलिडेट हो गया। ठीक, ये गलत है। उसको कैरी नहीं करना है सर, ये जस्ट इंट्राडे प्रिडिक्शन है। हो सकता है कि कल मार्केट में गैप अप ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाए, इमेजिनरी लाइन चेंज हो जाए तो लाइंस ऑपोजिट चीजें चेंज हो जाएगी और फिर ट्रैप हो जाएगी। हिस्ट्री कहाँ से देखना है स्टॉक्स का? बहुत सिंपल है। ये देखिए यहाँ पे एक रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्लोज कर दीजिए। जैसे ही क्लोज करेंगे यहाँ निफ्टी का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक करिए। जिस भी स्टॉक का हिस्टोरिकल देखना है लगा लीजिए। जैसे कि डॉक्टर रेड्डी का हिस्टोरिकल आपको देखना है, डॉक्टर रेड्डी आपने लगाया। यहाँ पे डेट ऑटोमेटिकली एक्सपायरी को ले लेगा। किस डेट का देखना है वो डेट सिलेक्ट करिए, टाइम सिलेक्ट करिए, सबमिट कर दीजिए। उस दिन का हिस्टोरिकल आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, द मार्केटिंग करके जिन्होंने ज्वाइन किया है, ठीक है। स्टॉक ऑप्शंस का चार्ट नहीं दिखता है। स्टॉक ऑप्शंस का चार्ट मुझे ऐसा लगता है कि डीमैट एप्लीकेशन में दिखाई देता होगा, जैसे निफ्टी का दिखाई देता है। हाँ, दिखाई देता होगा स्टॉक ऑप्शन का चार्ट, उसमें दिखाई देता है, डीमैट एप्लीकेशन में दिखाई देता है। हिंडाल्को बिल्कुल चेक कर लेते हैं। हिंडाल्को में हम लोगों ने डिस्कशंस किया था। हिंडाल्को कल के दिन में कितना प्राइस है हिंडाल्को का याद नहीं आ रहा है मुझे। क्या डिस्कशंस हुआ था हिंडाल्को पे, बताएंगे जरा? हिंडाल्को पे कल के दिन में क्या डिस्कशंस हुआ था? P2 से SL कहाँ आया? P2 से तो टारगेट आया है।
साहिल सर, P2 से स्टॉप लॉस नहीं गया है, P2 से टारगेट आया है ना। क्या आप इधर P2 पे जाके बाई कर रहे हैं क्या? साहिल सर, अच्छा गलत स्टॉक बता दिया, ठीक है। हिंडाल्को में कुछ याद है, कल डिस्कशन हुआ था, लेकिन हिंडाल्को में कल प्राइस 670 रुपीज के आसपास था क्या हिंडाल्को का? हिंडाल्को याद नहीं आ रहा है मुझे हिंडाल्को। कल हमारी क्या बात हुई थी हिंडाल्को में? नहीं, कल हमारा डिस्कशन हुआ था तब तो ये वैसे भी 640 रुपए के आसपास चल रहा था। नहीं, कल हिंडाल्को में हमारी बात हुई भी होगी तो हम वेट कर रहे होंगे सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज यानी कि 625 रुपीज का। और हम लोगों का डिस्कशन ये, मुझे डेटा को देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर ये ऐसी ही सिचुएशंस रही होगी, कल मार्केट यहाँ चल रहा था 630 640 के बीच में, यहाँ कहीं चल रहा होगा तो ये 73% उस टाइम पे भी बीच में रहा होगा। हमारी बात हुई थी कि मार्केट 625 रुपीज से नीचे फिसलेगा तो और फर्दर 616 एंड देन फर्दर 596 रुपीज जाने के चांसेस है। यस, 625 रुपए से नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे और बाइंग कर सकते हैं। स्टॉक कहाँ तक गया है? 614 रुपए 10 पैसे तक गया है और हमारा स्टॉप लॉस था 616 रुपए 50 पैसा, वहीं से वापस से रिवर्स हो चुका है। एंड सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज एंड हाईएस्ट राइटिंग्स भी यही है। हम बिल्कुल इस पोजीशंस में बने रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर वही चीज है, रखिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस 616 रुपए को, अगर मार्केट नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो फिर मतलब नहीं है। ऊपर की तरफ सस्टेन किया ये एक अच्छी बात है, लेकिन 616 रुपए से नीचे जाएगा तो दिक्कत है। ठीक है, रिलायंस, रिलायंस को देख लेते हैं। हाँ, मदरसन देख ले रहे हैं सर, इसके बाद रिलायंस को देख लेते हैं। रिलायंस, रिलायंस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट पे 1230, ये 1190 रुपीज तक 65% है। एंड 1240 रुपए ही टॉप बनाने की कोशिश करेगा इधर कहीं, मतलब 1200 रुपए तक और बॉटम दिखाई दे रहा है फिलहाल। फिलहाल 1200 रुपए तक और बॉटम दिखाई दे रहा है रिलायंस का। मदरसन देख लेते हैं। मदरसन यही तो है, ये ब्रेकडाउन आ रहा है यही कहीं से, तो हम लिए भी हैं। कितना आ रहा था कल रिवर्सल? नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है रिलायंस, ऐसा लगता है मुझे मैन्युपुलेटिंग स्टॉक्स, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लगता है, क्या करें। चलिए, यही तो बॉटम है ना, ये बॉटम 160, इसका रिवर्सल आया था 156 रुपीज के आसपास ना। 156 रुपीज के आसपास हम एंटर करने के बारे में सोचे हैं, और इसका लो है 154.57, पोजीशंस रनिंग में है। सिंपली आपको मदरसन में कुछ नहीं करना है, नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए 156 रुपीज का, दैट्स इट। ठीक है, कल अगर आपको एंट्री मिलती है तो बिल्कुल मदरसन को लीजिए 156 रुपीज 157 रुपीज के आसपास, नीचे का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए और वेट करिए। क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज ऑफ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत टाइम तक ये कंसोलिडेशंस की रेंज में रहा, देन फिर नीचे की तरफ एक ब्रेकआउट दिया है, लेकिन अभी भी हाईएस्ट राइटिंग्स यहीं पे हुई है 1376। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होना चाहिए, एंड देन यहाँ से ऊपर की तरफ एक अच्छा वॉल्यूम बनना स्टार्ट हुआ। मे बी ये 153 रुपीज यहाँ पे वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ कहीं कल मार्केट ओपन हो यही 156 157 रुपीज के आसपास और ऊपर की तरफ अगर वॉल्यूम प्रेशराइज करने लगेगा, तो स्टॉक हमको 170 रुपीज का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, 170 रुपीज, यानी कि यही कहीं टॉप, वो टॉप एंड बॉटम पूरा महीना उसी तरीके से रहा जैसे कि सन फार्मा की कहानी है, वैसी ही इसकी कहानी है। पूरा महीना उसी रेंज में रहा है एंड मल्टीपल ट्रेड्स दे चुका है। मत करिए फिर।
करना भी है तो छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए। अगर ये वापस से 160 रुपीज से ऊपर सस्टेन किया, अभी भी बता रही हूँ, अगर ये स्टॉक 160 रुपीज से ऊपर की तरफ सस्टेन किया तो हमको 170 रुपीज का लेवल मिल सकता है। ठीक है, नहीं तो ये स्टॉक नीचे भी चल जाएगा बिकॉज ऑफ मल्टीपल हिटिंग्स दिया है, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे हाईएस्ट राइटिंग्स हुई है 54%। अगर ये टॉप उठकर 165 रुपीज पे आ जाएगा तो और बुरा हो सकता है। अब ऊपर की तरफ कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि प्राइस ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये 59%, ये 64% स्टिल आर इन फेवर। अगर ये परसेंटेज बढ़ने लगे वॉल्यूम के प्रेशर के कारण, स्टॉक अगर 160 रुपीज से ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा तो ये परसेंटेज और ये परसेंटेज बढ़ने लगेगा एंड स्टॉक 170 रुपीज का लेवल दिखा देगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एक स्टॉप लॉस रखना है छोटा सा और वेट करना है। ठीक है, ठीक है। एक्सिस बैंक देख लेते हैं, चलिए। एक्सिस बैंक में हम बिल्कुल बॉटम से एंटर किए हैं। पहले हमारा बॉटम कहाँ था, पहले हमारा बॉटम था 1120, है ना, यही कहीं बॉटम था हमारा जहां से हम एंटर करने नहीं नहीं नहीं, बॉटम हमारा शायद यही है शुरू से। बॉटम हमारा शुरू से यही है 1096 रुपीज के आसपास, और शायद एक्सिस बैंक 1076 रुपीज गया भी होगा एक्सिस बैंक। बिल्कुल मोनू सही है, लीजिए। ठीक है, ये देखिए मल्टीपल हिटिंग्स किया, सेम इसकी भी वही कहानी है जैसे अभी हमने मदर सन सुमी में देखी, वैसी ही कहानी इसकी भी दिखाई दे रही है। इसकी लो की बात करें तो लो है 1101 का एंड एंट्री हमारी है 1096, यानी कि अप्रोक्सीमेटली एंट्री ये हमको दे चुका है। अब क्या, मैक्सिमम 1096, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल इस स्टॉक में लेकर बने रह सकते हैं, लेकिन फिर है बैंकिंग का स्टॉक, सो 1086 रुपीज का स्टॉप लॉस लेंगे और बैठे रहेंगे बस। लेकिन ऊपर की तरफ अगर इसको ट्रेवल करना है तो प्राइस को ये जो रिवर्सल है इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाके ये वाला ओआई बढ़ेगा और तब जाके ऊपर की तरफ 1150 रुपए पे जाकर ये स्टॉक हमको दिखाई देगा। कभी जब स्टॉक ऊपर की तरफ कुछ टाइम सस्टेन करेगा तब। अब ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा तब कैसे, अभी प्राइस चल रहा है 1110 और 1120। अगर मार्केट कल इसी रेंज में ओपन होता है तो इमेजिनरी लाइन आपकी यही रहेगी सेम। हाँ, फोर्थ वीक है इसलिए नई पोजीशंस हम नहीं लेंगे। पुरानी पोजीशंस को क्या करना है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इमेजिनरी लाइन अगर कल मार्केट इसी रेंज में ओपन हुआ तो यहाँ कहीं दिखाई देगी। अगर 1110 रुपए पे आपको हाईएस्ट वॉल्यूम और 1120 और फर्दर इधर डब्ल्यूटीटी प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा तो एक अच्छा रिवर्सल्स हमको मिलने के चांसेस रखेगा। जी राज कपूर सर, ये स्टॉक एक्सिस बैंक ही है, ये देख सकते हैं यहाँ पे आप। ठीक है, ठीक है सर। अशोक लीलैंड देख लेते हैं तन्मय सर, बिल्कुल। कुछ कुछ नाम हमें याद हो गए हैं क्योंकि एक्टिव रहते हैं ना आप लोग, इसलिए। अशोक लेलैंड का बॉटम 208 रुपए एक अच्छा बॉटम हो सकता है, लेकिन मार्केट 218 रुपए पे कंसाइज करने की कोशिश कर सकता है क्योंकि वहां पे हाईएस्ट ओआई है। अगर वो लेवल ब्रेक करके नीचे की तरफ सस्टेन करेगा तो फिर फर्दर नीचे जाने के चांसेस रखेगा। ये देखिए, इस कैंडल का लो है एग्जैक्ट 215.70। मार्केट अभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, नहीं सस्टेन किया तो फिर प्रॉपर एंट्री हमारी 208 रुपए के आसपास बन सकती है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर हमको स्टॉक्स में करना है, पहली चीज, अगर आप स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पहला मोटो आपका होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ हमको इंट्राडे ट्रेड करना है। सिंपल। आप कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा प्रॉफिट हो, कितनी भी बड़ी रैली मिल सके, अगले दिन में आपके पास कोई बड़ा इनसाइडर न्यूज आ जाए कि नहीं कल बड़ा मूव आ सकता है और आप कॉल ऑप्शन लिए हैं, तब भी आपको होल्ड नहीं करना है। ठीक है, आप सिंपली इंट्राडे पोजीशंस लीजिए। आप लोगों का माइंडसेट होना चाहिए कि नहीं मुझे सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करना है। अब दूसरी चीज, इंट्राडे ट्रेड करने के लिए क्या, आपको थोड़ा टाइम स्टॉक्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, स्टॉक्स को देखना पड़ेगा, होल्ड बिल्कुल नहीं करना है। थोड़े टाइम स्टॉक्स को ऑब्जर्व करना कैसा, जैसे कि मैंने
मैं देख रही हूँ, हम लोग साथ में मिलकर देख रहे हैं कुछ स्टॉक, जैसे कि सन फार्मा हमने देखा, जैसे हमने मदरसन सुमी देखा, जैसे हमने कोरोमंडल देखा, सिप्ला हमने देख लिया। ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो हर बार डेली बेसिस पे वही सपोर्ट बना रहे हैं, वही रेजिस्टेंस बना रहे हैं, बार बार वहीं से हिटिंग हो रहा है। एंड अच्छी बात है कि हाईएस्ट वॉल्यूम कुछ टाइम के बाद वहीं पे बिल्डअप हो जा रहा है। इन सारी चीजें हमारे फेवर में दिखाई दे रही है। हाईएस्ट जैसे कि ये वाला केस, इस केस में आप मुझे बताइए कि क्या दिखाई दे रहा है। इस केस में सपोर्ट अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है 218। यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज देखें तो 68%, 65% उतना ही दिखाई दे रहा है। अब अगर मुझे इसमें बाइंग करना भी होगा तो मैं यहां से बाई करूंगी 218 रुपए से, और 220 रुपया मेरा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस ज्यादा से ज्यादा होगा तो 215.70 का स्टॉप लॉस रखूंगी। और ये स्टॉप लॉस भी कंडीशनल रहेगा। कंडीशनल्स के साथ कि अगर ये मान के चलिए जब मैंने ट्रेड लिया तब ये 60% है, विद इन 5 मिनट्स ये परसेंटेज ऐसा बढ़ रहा हो 61, 62, 63, 64, इस तरीके से रैपिडली इंक्रीज हो रहा होगा, तो भाई वो कॉस्ट पे चल रहा होगा तो भी मैं एग्जिट कर दूंगी, चाहे वो मुझे प्रॉफिट दे दे। लेकिन वॉल्यूम बहुत तेजी से बन रहा है, सो क्या होगा, जितना तेजी से वॉल्यूम बनेगा प्रेशराइज उतना तेजी से करेगा, और वो एक बड़ा सा कैंडल बनाएगा और फिर वापस से रिवर्स बैक भी करेगा ना, तो क्या होगा कि प्रीमियम हमारा चला जाएगा। तो मतलब नहीं है, क्योंकि जब मार्केट में कंसोलिडेशंस के फेज में प्रीमियम उतना मूव नहीं करती है, लेकिन जब मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल्स अगर बनाता है, फास्ट कैंडल्स बनाता है, कम टाइमिंग में वो वैल्यूज को ट्रेवल कर लेता है, तो प्रीमियम ज्यादा मूव करती है, तो वहां पर रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगा अगेंस्ट का। ठीक है। और सेम एज इट इज, अगर ये आपके अगर फेवर में हो, ये वॉल्यूम आपके फेवर में इंक्रीज हो रहा हो, जैसे कि आपने ट्रेड लिया 218 रुपए से एंड ये 83 वाला परसेंटेज बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा हो, तो उस केस में अगर ये 218 रुपए 1 पैसा चल रहा है, 20 पैसे के आसपास भी हमको मिलेगा ना, बॉटम लगा के 218 रुपए 20 पैसा, 30 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा ऊपर भी चल रहा है, तो भी हम एंटर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। चाहिए कितना हमको? 1 पॉइंट इसलिए चाहिए, 50 पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि 2500 रुपए का लॉट साइज है, 50 पैसा भी मिलेगा तो मेरा इंट्राडे काम हो जाना है। और ये वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि 5 मिनट 10 मिनट में मुझे टारगेट मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, इस केस में वहां पे 50 पैसा बुक करूंगी और निकल जाऊंगी। बट ये कब हो पाएगा? किसके लिए पॉसिबल है? जो मार्केट में ऑप्शन चेन को देख पा रहा हो, समझ पा रहा हो, टाइम दे पा रहा हो। आप इसमें वैसे ट्रेड्स नहीं कर सकते कि आपने इसको एक बारी देखा, एक बारी देख कर आपको ट्रेड मिला और लगाकर छोड़ दिया। ऐसे में करेंगे तो आपको प्रॉपर रेंज, टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा, फिर पूरी रेंज के साथ आपको ट्रेड करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि जो फास्ट मूवमेंट्स हो, ट्रैप ना हो, जल्दी हमारा फंड फ्री हो जाए, तो उसके लिए आपको डेटा को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे कि हाँ, जैसे कि हमको कोरोमंडल, हमको पता है कि वो 1788 रुपीज का लो नहीं ब्रेक करने का, मैक्सिमम जाना है 5-10 रुपए ऊपर नीचे हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। नीचे की साइड ब्रेक करेगा, 10 रुपए से ज्यादा मैं रिस्क ले पाऊंगी नहीं, वो मल्टीपल हिटिंग्स दिया है। और अगर 1788 रुपीज ब्रेक करेगा नीचे की साइड में और नीचे वॉल्यूम प्रेशराइज करने लगेगा, तो क्या रिस्क बढ़ जाएगा ना। तो मैं क्या करूंगी, 10-12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाऊंगी और फिर उस डेटा को शांति से देखूंगी। इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है। उसके अलावा मुझे कोई और स्टॉक नहीं देखना है। मुझे दिन का चाहिए 2-5 हजार रुपया, वो एक स्टॉक में नजर बनाकर थोड़े टाइम रखने से मे भी हो सकता है कि जो पूरा टाइम आप 9:30 से 3:30 बजे तक इतने सारे मल्टीपल स्टॉक्स में ट्रेड नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वो सब काम आपका एक स्टॉक 1 घंटा देखने भर से आपको काम दे जा रहा है। तो स्मार्ट वर्क क्या हुआ? जो सुबह 9:30 से 3:30 तक मार्केट देख रहे हैं वो, या सिर्फ आपने किसी स्टॉक को 1 घंटा टाइमिंग दे दिया वो? तो जब भी हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क हमेशा डिफरेंट रिजल्ट्स देता है। हार्ड वर्क में मेहनत होती है, स्मार्ट वर्क में पैसा मिलेगा। ठीक है। पीवी का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू। संजय पटेल सर, कुछ मत करिए, सिंपली आइए, कोई भी स्टॉक हुआ उस स्टॉक को नजर बना के रखिए पूरा दिन, लिटरली करिए। अगर आपके पास है कि नहीं, किसी किसी के पास होता है, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं एक स्टॉक पे अगर ध्यान रखूंगी और कोई मुझे बोलेगा कि इस स्टॉक पे भी अगर इंट्राडे सेम वॉल्यूम कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एक साथ में दो स्टॉक पर नजर नहीं बना सकती। अगर मुझे बोला जाए कि नहीं, तुमको निफ्टी भी देखना है, निफ्टी का वॉल्यूम का प्रेशर कैसा हो रहा है, उसी टाइम पे अगर आपको स्टॉक्स भी देखना है, तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, है ना, क्योंकि सबका उतना फास्टली माइंड नहीं है कि भाई वो दोनों साइड दो टैब ओपन करे और ऑब्जर्व कर पाए।
सिंपली एक स्टॉक लीजिए, कोई भी स्टॉक लिया आपने जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं आज इसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है, अच्छा वॉल्यूम्स बन रहा है, आप उस पे नजर बना के रखिए। जैसे कि आज हम कोरोमंडल पे नजर बना के रखे थे, 2 दिन पहले हम आईजीएल पे नजर बना के रखे थे। आईजीएल पे शायद मेरा दिन में भी क्लास हुआ था, तो हम दिन में उस टाइम पे नजर बना के रखे थे, और मैंने आपको दिखाया था कि कितना फास्ट मूव किया और 2 कैंडल में वो काम कर दिया। तो वो चीजें आप भी देख पाएंगे, आप भी समझ पाएंगे, लेकिन कब, जब कई जगह पे डाइवर्सिफाई होने की जगह एक जगह पे फोकस करेंगे तो ठीक है, मिलेगा। और क्या स्टॉक ऑप्शंस में कितना चाहिए हमको, स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो भाई लॉट साइज भी बड़ा होता है ना। 1 पैसा, 1 रुपया 2 रुपया भी मिल गया तो हमारे लिए इनफ है। ऑप्शंस ट्रेड में दिखता है तन्मय सर, देखिए अभी दिखा देती हूँ। दिखता है, मैंने शायद देखा है, अब वो याद नहीं है मैंने एंजल में देखा है कि सिरोधा में देखा है, एक बार देख लेती हूँ। मदरसन ऑलरेडी बात हो चुकी है सर अपनी। मदरसन तो एंट्री दिया है ना, एंट्री पे चल रहा है नीचे, बस स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और रखे रहना है। जैसे कि कौन सा स्टॉक है, अशोक लीलैंड देख लेते हैं। 220 का कॉल ऑप्शन आता है सर, चार्ट आता है। आप क्या करेंगे तन्मय सर, वॉच लिस्ट में जाइए, अशोक लीलैंड आप डालिए, और वहां पे 220 का कॉल ऑप्शन या जो भी आपको लेना है कॉल ऑप्शन, उस पे जाइए, उस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आता है। ऑप्शंस कैसे आएंगे, वहां पे लिखी रहेगी ऊपर प्रीमियम, प्रीमियम के नीचे बिड एंड आस्क प्राइस होगा, और उसके नीचे आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन चेन, चार्ट और स्टॉक डिटेल। जब आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो उसका ऑप्शन वाला चार्ट ओपन हो जाएगा सर, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, आज मुझे बताइए, द मार्केटिंग करके जिन्होंने ज्वाइन किया है, निफ्टी आज कैसा रहा, पहले तो ये बताइए। द मार्केटिंग करके जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो मुझे बताइए आज का निफ्टी कैसा रहा। कंसोलिडेट, पहले क्या हुआ, फर्स्ट जब मार्केट ओपन हुआ तब कैसा ओपन हुआ। नहीं, इनका कहना है कि स्टॉक हमेशा हमको निफ्टी के हिसाब से चलते हुए दिखाई देते हैं, मैं इसलिए बात कर रही हूँ। अभी यहाँ देखिए निफ्टी में मैं चली गई, ठीक है, ये डे की जगह मैं 5 मिनट लगा देती हूँ। अरे वो बात नहीं चल रही है, बात ये चल रही है कि क्या निफ्टी के हिसाब से सारे स्टॉक्स मिलते हैं या नहीं, है ना। ये यहाँ गया, फिर थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ नीचे एंड देन पूरा कंसोलिडेट। बट ऐसा फार्मा में क्यों नहीं हुआ, फार्मा क्यों इतना ऊपर गया, फार्मा ने इतना गैप डाउन क्यों नहीं दिया, बताएं। आईटी इसके साथ चला, आईटी ने ऐसा मूवमेंट क्यों दिया, आपको दोनों दिखा देती हूँ। जैसे इन्फोसिस का चार्ट आप देख लीजिए, स्पेशली द मार्केटिंग करके जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए। हाँ ऐसा नहीं होता है सचिन सर, ये हमें पता है, लेकिन ये ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा होता है। अब जैसे इन्फोसिस देखिए, हाँ वही बात कर रहे हैं ना। अब इन्फोसिस देखिए, मॉर्निंग में गैप डाउन ओपन हुआ एंड देन पूरा टाइम कंसोलिडेट। लेकिन फार्मा में आप देख लीजिए, डॉक्टर रेड्डी को देख लीजिए, सन फार्मा देख लीजिए, कोई भी स्टॉक देख लीजिए। डॉक्टर रेड्डी में ऐसा क्यों नहीं हुआ सर, ये सुबह मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है। हाँ एक्चुअली आज कंसोलिडेशन का रीजन भी यही था, लेकिन फार्मा में ऐसा नहीं हुआ है। किस बार हुआ है वो बताइए सर। चलिए, क्या बैंकिंग में भी ऐसा ही हुआ है, मार्केट ओपन होते ही ऐसा फ्लक्चुएट हुआ है क्या, देख लेते हैं, आईसीआईसीआई बैंक को देख लेते हैं, क्योंकि बैंक उतना खास टूटा नहीं है। ये देखिए कितना था, 1316, ओपन हुआ है यही 20-30 पॉइंट नीचे, देन उसके बाद फिर वही सेम कहानी। बहुत सारे मल्टीपल रीजन है। फेड मीटिंग का रिजल्ट्स आप देख लीजिए, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन थमा है ना मार्केट। ऐसा नहीं है कि जैसा कंटिन्यू फॉल हुआ वैसा ही फॉल हो जाए। अभी आप बोल रहे हैं कि जैसे इसमें निफ्टी जैसा हुआ है, ये तो आईसीआईसीआई बैंक बैंकिंग में है ना।
ऐसा नहीं होता है। आज वो काफी ज्यादा टूटा है। डाउ जोन नेस्डेक में अच्छा फॉल मिला है। तभी तो गिफ्ट निफ्टी सुबह 350 पॉइंट का डाउनफॉल दिखा रहा था, और तभी निफ्टी 300 पॉइंट के गैप डाउन पे ओपन हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक का बॉटम यही है। यही है ना आईसीआईसीआई बैंक का बॉटम? यही बॉटम है। आईसीआईसीआई बैंक का बॉटम यही है, इससे ज्यादा नहीं है। अब क्या? ऐसा नहीं है सर, यही बॉटम है। मार्केट इस वैल्यू के ऊपर सस्टेन करेगा तो हमको एक अच्छा मिलेगा, इस वैल्यू के नीचे सस्टेन करेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। एक काम करिए, आप क्या करेंगे पता है? द मार्केटिंग करके जिन्होंने ज्वाइन किया है, निफ्टी 50 के जितने स्टॉक्स है ना, 50 स्टॉक्स, उनको छोड़ दीजिए और बाकी के स्टॉक में ट्रेड करिए। ठीक है? फिर ऐसा नहीं होगा। फिर ऐसा नहीं होगा आपके साथ। ऐसा नहीं है, किसने कहा वॉल्यूम नहीं होता है? चलिए बताइए, निफ्टी 50 के अलावा जो 50 कंपनीज है, उसके अलावा कौन कौन से स्टॉक है जो निफ्टी 50 में नहीं है? इनका कहना है, द मार्केटिंग सर का, कि निफ्टी 50 वाले में ही वॉल्यूम होता है, निफ्टी 50 के अलावा ट्रेड करूंगा तो वॉल्यूम नहीं होता है। क्या इनकी बात सही है? आप सबकी चेट्स ओपन कर देती हूँ ताकि इनको भी जवाब मिल पाए ना। इनका सवाल ऐसा है कि निफ्टी 50 में ही वॉल्यूम होता है, निफ्टी 50 के अलावा स्टॉक्स में जाएंगे तो वॉल्यूम नहीं होता है। द मार्केटिंग सर करके जो है, आपको आपका जवाब मिला सर? नहीं, जवाब आपका, आपको सेटिस्फाइज होना चाहिए कि नहीं, मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, आपने उसको, उस चीज को उस तरीके से ऑब्जर्व किया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, एफएनडो में हमारे पास 200 प्लस स्टॉक्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि उस 200 के 200 स्टॉक्स में अच्छा वॉल्यूम मिले। जैसे कि आइडिया एफएनडो में लिस्टेड है, लेकिन क्यों है एफएनडो में वो नहीं मालूम है, क्योंकि ट्रेड ही नहीं होते हैं। ट्रेड होता भी है तो एक ही डायरेक्शन में बहुत ह्यूज ट्रेड होता है, और उसके बाद या तो वो भागता है तो भागता ही रहता है, टूटता है तो टूट ही जाता है। मुझे लग रहा है वैसे वो बाहर हो जाएगा। बहुत सारे स्टॉक्स है, जैसे आज हमने एक स्टॉक देखा था, कौन सा स्टॉक था? एनएमडीसी। एनएमडीसी स्टॉक हमने देखा था, आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, अभी ये ऑप्शन चेंज से आपको क्या लग रहा है? अभी आपको ये ऑप्शन चेन देखकर क्या लग रहा है? क्या जनरली इसमें इतना वॉल्यूम होता है? नहीं, एनएमडीसी में अच्छा वॉल्यूम होता है, लेकिन ये एफ एंड ओ में बैन है। ऑप्शंस में ऑप्शन राइटिंग्स नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं। ओआई चेंज जो है वो सिर्फ निकल रहा है, मतलब कि एफ एंड ओ में ये स्टॉक बैन है, इस वजह से इसमें कोई ट्रेड्स नहीं हो रहा है। जब एफ एंड ओ में बैन होगा तो वॉल्यूम्स आएगा ही कहाँ से? वॉल्यूम्स आएगा ही कहाँ से? एंड ये जो वॉल्यूम्स है, ये वही वॉल्यूम्स है जो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। उतने ज्यादा है नहीं, क्योंकि है ही कितने लोग, 600 700 लोग, 800 लोग, है ना। इसलिए इस स्टॉक में वॉल्यूम नहीं है। अब बात ये आती है कि कौन से स्टॉक में अच्छा वॉल्यूम होता है तो हम ट्रेड करें। तो क्या एनएमडीसी में जनरली इतना ही वॉल्यूम होता है? नहीं, अभी एफ एंड ओ में बैन है इसलिए इतना कम वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। जब ये एफ एंड ओ में बैन नहीं होगा तो बहुत अच्छा वॉल्यूम हमको दिखाई देगा, अच्छे ट्रेड्स होते हुए दिखाई देंगे इसमें। तो हर दिन डिफरेंट होता है, हर दिन हर स्टॉक का नहीं होता है। ठीक है। टाटा पावर हाई वॉल्यूम के साथ है, हमेशा आपको टाटा पावर हाई वॉल्यूम के साथ मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम टाटा पावर हाई वॉल्यूम के साथ मिलेगा। एंड जिसमें अच्छा वॉल्यूम्स होता है ना, उसमें आपको कंसोलिडेशंस, जहां पे हाईएस्ट ओआई होता है, जहां पे हाईएस्ट वॉल्यूम्स होता है, वहां पे उस रेंज पे मिलेगा ही मिलेगा।
वो डायरेक्टली ऐसा ब्रेक करके नहीं चला जाएगा। ये डायरेक्टली ब्रेक करके जाने का रीजंस क्या होता है, जिनमें वॉल्यूम और ओआई का डेटा बहुत कम हो वही स्टॉक्स नीचे की तरफ टूट सकते हैं। अदरवाइज जिनमें अच्छा वॉल्यूम्स हो वो डेफिनेटली उसको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहां पे अच्छा वॉल्यूम्स है ना। जब वो वहां पे ट्रेड हो रहे इट मीन्स कि उनका भी तो कुछ काम है, क्यों नहीं रोकेगा वो। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन जिन स्टॉक्स में अच्छा वॉल्यूम है उसमें हम बिल्कुल ट्रेड करेंगे। हाँ, ये जो एनएमडीसी स्टॉक है इसको पोजिशनली बिल्कुल देखा जा सकता है। पोजिशनली देखने के लिए आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि मुझे लेना है। इसमें दो चीजें हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो प्राइस ये जो चल रहा है ना 210 211 रुपए के आसपास, तो ये मार्केट यही कहीं स्टक हुआ है। बार बार ये वैल्यूज को हिट करता है, दिन ऊपर जाने की कोशिश करता है। एक चीज साफ है, अगर प्राइस 210 रुपया को ब्रेक करके नीचे की तरफ सस्टेन किया तो स्टॉक 198 रुपीज तक जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब या तो आप 198 रुपीज तक का वेट कर रहे हैं स्टॉप लॉस काटे, या आप 198 से 10 रुपया नीचे का जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो वाला स्टॉप लॉस लगाए 182 रुपीज का। क्योंकि ओआई बहुत तेजी से नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, टोटली डाउन साइड में एक प्रेशर हमको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ये मैं क्यों बोल रही हूँ यहाँ पे रुका हुआ है, ये देखिए कुछ होगा तभी वहां पे रुका है ना, क्योंकि वहीं पे वॉल्यूम्स आ रहा होगा। और देखिए 5 मिनट की जगह हम इसको लगा देते हैं, जो हमने देखा कि वो ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है वो आई। और आपको चार्ट में भी ऐसे ही दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए फॉल ऊपर की तरह से जैसा हमने देखा, ये यहाँ था, देन यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ शिफ्ट हुआ। ये देखकर हमको लग रहा है कि ये सब नीचे की तरफ प्रेशराइज हो रहा है। नीचे की तरफ प्रेशराइज होके एक जगह तो रुकेगा। 250 रुपए का टॉप, और ये देखिए 250 रुपीज का टॉप यही था। ये यही था 250 रुपीज के। अभी भी ये द मार्केटिंग सर बोल रहे हैं कि निफ्टी नहीं चला इसलिए ये भी नहीं चला। हाँ, ये 250 रुपए से टूटा है सर, और ये पोजिशनली है, नॉट फॉर इंट्राडे। इनको समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसा लग रहा है अभी। ये देखिए 8 नवंबर के आसपास 8 नवंबर के आसपास 250 ही इसका टॉप था। वो आई नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, देन ये यहाँ पे जाके स्टक हुआ, फिर यहाँ से एक अच्छी रैली दिया, एंड फिर वापस से यहाँ जाके स्टक हुआ है। देखिए यही कहीं कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। अब फिसलेगा तो कहां तक जा सकता है, 192 रुपीज तक जा सकता है। ये बहुत टाइम इसी रेंज में चला, अब जाके तो ब्रेक किया है, लेकिन ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा ना तो बेहतरीन आपको अगेन 250 रुपीज तक का रैली मिल सकता है। फिर अभी ये बोल रहे हैं कि मैडम निफ्टी देखिए इसी टाइम फ्रेम में। सर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सबका चार्ट डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। चलिए, जो भी है, नीचे की तरफ फिसला तो सोच समझ के, क्योंकि और ज्यादा गिर सकता है। ठीक है, नीचे की तरफ फिसला तो और नीचे जा सकता है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, ये 1 आवर का है ना, निफ्टी 1 आवर का लगा दीजिए हम। ये देखिए निफ्टी यहां से ये बहुत छोटा रेंज है, ये ऊपर भी गया है, ब्रेक करके नीचे भी आ गया है, लेकिन ऐसा तो इसमें नहीं हुआ है सर। हाँ ना, देखिए आप भी देखिए और हमें भी दिखाइए। ये इतना ऊपर जाने का रीजन, ऐसा तो वो ऊपर गया नहीं है। ये आपको छोटी छोटी कैंडल्स दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत सारी वैल्यूज है सर। ये 1 आवर की कैंडल, और अगर आप देखेंगे ना तो 300 पॉइंट का डिफरेंस है ऊपर जाने के लिए सर। और ये नीचे का जो एक्स्ट्रा फॉल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये भी मार्क कर देती हूँ। ये अराउंड 500 पॉइंट, 500 600 पॉइंट का नीचे का एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। ऐसा एनएमडीसी में नहीं हुआ है। कैसे बताएं आपको। ये देखिए ऊपर गया ही नहीं है।
चलिए, आपकी बात से कोई एग्री नहीं करेगा सर। दिखाऊं? दिखाऊं आपको? अभी ये देखिए, आप मुझे बताइए निफ्टी में कितना वेटेज है रिलायंस का? चलिए, आपको लगता है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि निफ्टी का कितना वेटेज है। अरे नहीं, सिर्फ द मार्केटिंग करके जो है ना, ये मुझे बोलते हैं मैम आप ना मानने वाले, चलता तो सेम ही है। चलिए बताइए, निफ्टी में कितना वेटेज है रिलायंस का? नहीं मालूम? 11%? 12%? 10 10 10 एक है हमारी क्लास में, इनका नाम है, नाम तो नहीं मालूम, द मार्केटिंग करके ज्वाइन किए हैं। इनका ऐसा है कि मैडम जैसा निफ्टी चलता है वैसे ही स्टॉक चलते हैं। निफ्टी टूटेगा तो सारे स्टॉक टूटेंगे, और निफ्टी भागेगा तो सारे स्टॉक भागेंगे। क्या आप इनकी बात से एग्री करेंगे? सर हंसना नहीं है, आंसर करना है। हम सतीश सर से पूछ रहे हैं, क्या आप एग्री करेंगे, तो सतीश सर हंस रहे हैं। क्या करेंगे सर? भाई ऑब्वियसली निफ्टी बना कैसा है, बेंचमार्क है ना, वो तो स्टॉक के बेसिस पर ही बना हुआ है। हम्म। तो स्टॉक मूव करेगा तो निफ्टी मूव करेगी, या निफ्टी मूव करेगा तो स्टॉक मूव करेगा? दोनों ही है, मतलब स्टॉक्स मूव करेगा तो निफ्टी तो मूव करेगा। निफ्टी चलिए 50 स्टॉक है, बाकी के 150 स्टॉक। बाकी के दोस्त निफ्टी इंडेक्स कितने स्टॉक से मिलकर बना है? 50 स्टॉक से। बाकी के जो 150 प्लस स्टॉक है उसका क्या सर? 150। 150 प्लस स्टॉक्स और है ना एफ एंडो में। हाँ तो वो चीज तो अलग है ना, क्या? उससे निफ्टी का और उन स्टॉक्स का क्या लगा है। सर आपको आवाज आ रही होगी, द मार्केटिंग करके जिन्होंने ज्वाइन किया है। वो तो उस इंडेक्स को पे डिपेंड करेगा ना, कि वो इंडेक्स अगर नेगेटिव होगा तो स्टॉक्स नीचे जा सकते हैं। अभी आपको आवाज आ रही है सर? मैं भी इनको यही समझाना चाहती हूँ कि निफ्टी 50-50 स्टॉक से मिलके बना है ना, और जो इसमें वेटेज, जितना वेटेज है वो उसको उतना ही चला सकता है। जरूरी नहीं है जैसा निफ्टी का चार्ट बन रहा है वैसे ही टोटल जो 150 प्लस स्टॉक्स, 200 प्लस स्टॉक्स है, सबका चार्ट सेम ही बने। जैसे कि आज हमने फार्मा और आईटी को देखा। क्या फार्मा की शेयर्स निफ्टी में है कि नहीं? है, बट ऐसा क्यों नहीं हुआ सर? निफ्टी गिरी तो फार्मा क्यों नहीं गिरा? क्योंकि उसमें 50 लोग हैं, क्योंकि जिसमें से कुछ आईटी ने गिरा पॉजिटिव है, दिया, और कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, तो उसको तो बैलेंस करके चलना पड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा है लेकिन वॉल्यूम कम है। टाटा गोल्ड ईटीएफ में वॉल्यूम कम है, क्योंकि अभी अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है ना। क्या होता है कि निफ्टी जो है, अगर आप ऐसे देखेंगे, निफ्टी को एक समझ लीजिए एक बाउल की तरह, और इसमें 50 बॉल्स अगर आप रखे हैं तो ऐसे 50 स्टॉक्स है उसके अंदर। तो कुछ स्टॉक्स ज्यादा गिरे हैं, कुछ स्टॉक्स को रिकवर किया है, तो निफ्टी क्या रहेगी? निफ्टी बैलेंस ही रहेगी ना। सारे स्टॉक्स, एक ही बात है। सारे स्टॉक मूव करेंगे तो निफ्टी मूव करेगा, या सारे स्टॉक, नहीं, निफ्टी मूव करेगा तो स्टॉक्स मूव करेंगे, वो बात इंटरलिंक्ड ही है, कुछ अलग नहीं है। हाँ, यूएस मार्केट से अगर हम देखें तो आईटी कंपनी ज्यादा इंपैक्ट होती है। अगर यूएस में जैसे, अगर आप देखेंगे नेस्डैक और डाउ जोन्स में ज्यादा इंपैक्ट अगर हमको देखने के लिए मिल रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो आईटी को ज्यादा इंपैक्ट डालेगा, और आईटी में ज्यादा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा हमको। और जनरली वैसा होता है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है उस चीज का। बिल्कुल द मार्केटिंग सर, हम भी यही हैं और आप भी यही हैं, बिल्कुल बताइएगा। हाँ बिल्कुल रहेगा, क्लास क्यों नहीं होगा सर। चलिए, कॉलपाल देख लेते हैं।
कॉलपाल में बॉटम हमको दिखाई दे रहा है 2676, ये एक अच्छा बॉटम है क्योंकि लास्ट टाइम भी मार्केट यही बॉटम से रिवर्स हुआ है। क्या अगेन आज कॉलपाल ये बॉटम दिया है? कितना टूटा है ये? नहीं ना। एक मिनट, क्या? ये देखिए द मार्केटिंग सर, ये क्यों नहीं टूटा? ये ऐसी कैंडल्स क्यों बनाया? इतना ही क्यों गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ? निफ्टी तो इतना बड़ा गैप डाउन गया, इसको भी इतना बड़ा गैप डाउन देना था। अभी भी इनका रिप्लाई है कि ये स्टॉक को निफ्टी ने रोक के रखा है। हाँ। अरे यार, चलिए, हमारा बॉटम है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका लो है 2742 का, और हमको चाहिए 2676, नहीं मिला है ना, 2676 जो रहेगा ये एक अच्छा बॉटम होगा। ये वाला बॉटम मार्केट यहाँ कहीं मिलेगा ना, बढ़िया रहेगा। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि बहुत सारी न्यूज़ेस देखते हैं इस वजह से। चलिए, कोई बात नहीं। HDFC लाइफ जरूर बात करेंगे हम। HDFC लाइफ वही 620 630 रुपए की रेंज में फंसा है। NOI नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो फिलहाल HDFC लाइफ जिसका पहले से रखा है वो पोजीशंस को बनाकर रखेंगे। एंड कहां तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, फिलहाल प्रेशराइज जरूर कर रहा है 593 रुपीज तक, लेकिन मार्केट में पता है ये वॉल्यूम इसको यहीं कहीं संभाले हुए, इसी दो रेंज में संभाले हुए, और बहुत टाइमिंग से यही स्टक है। अगर ये सपोर्ट ऊपर की तरफ प्रेशराइज किया ना, वॉल्यूम्स ऊपर की तरफ बनना स्टार्ट किया, तो स्टॉक हमको 650 रुपीज तक का लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं तो 593 रुपीज तक का वेट करेंगे। ठीक है, टाइम हो गया। HDFC AMC देख लेते हैं तब तक। अदानी ग्रीन, नरेश सर, अभी हम इसलिए बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अच्छा स्टॉक हो सकता है नो डाउट कैश में, लेकिन अभी अभी F&O में ऐड हुआ है, सो वॉल्यूम्स उतना ज्यादा ऐड नहीं हो रहा है, सो वॉल्यूम्स आने दीजिए। नहीं हो रहा है इसमें। चलिए, फनी था सर। HDFC AMC की बात करें तो 4383 रुपीज का बॉटम मार्केट यही स्टक कर रहा है, लेकिन जैसे मैं देख पा रही हूँ नीचे की तरफ प्रेशराइज कर रहा है, एंड OI बहुत कम है, तो फिलहाल मत करिए एंटर। बहुत बड़ा स्टॉक है और नियर एक्सपायरी है, साथ ही साथ बैंकिंग का भी है, तो फाइनेंस मत करिए। चार्ट पे कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है क्या? चलिए एक बार देख लेते हैं। HDFC AMC क्या हो गया? क्योंकि HDFC कितना वेटेज रखता है बताइए, कितना वेटेज रखता है फिर HDFC? 10-12% के आसपास। क्यों नहीं चलेगा सर? अरे इस चीज पे लास्ट टाइम भी बहस हुई थी ना, लास्ट टाइम HDFC और रिलायंस को हमने ऑब्जर्व किया था, लेकिन रिलायंस अपोजिट चला था और HDFC अपोजिट चला था। होता क्या है ना कि जैसे सपोज मान के चलो रिलायंस है, हाँ, अब उसका रिलायंस और एचडीएफसी पॉजिटिव है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, निफ्टी पॉजिटिव। नहीं, ऐसा नहीं है, हमने लास्ट मंथ ऐसा देखा है। सुनिए, ये पॉजिटिव है, ठीक है। डिमांड बढ़ेगी, डायरेक्शन मार्केट का हमको क्या दिख रहा है, बुलिश दिख रहा है, हाँ। तो जो स्टॉक कम वेटेज वाले हैं ना वहां पर भी डिमांड बढ़ती है, वो स्टॉक्स भी बढ़ते हैं, तो हाँ। फिर एक बड़ी रैली भी देखने को मिलती है। और वहीं अगर जो मेन जो प्लेयर है मार्केट के, अगर उनमें बेरिश प्रेशर है, वो डाउनफॉल वन साइडेड नहीं बात कर रहे हैं, हम दोनों को अपोजिट मूव होते हुए भी देखा है। हाँ, तो अपोजिट रहेगा तो फिर तो निफ्टी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। हाँ, 11 साढ़े 11 के आसपास ऐसा ही हमने देखा है। अगर HDFC लास्ट टू लास्ट मंथ कभी कब देखा था हमने, जब वो स्प्लिट नहीं हुआ था, रिलायंस 2627 रुपए के आसपास चला था ना, तब वो महीना अरे आपको बताई नहीं थी, HDFC ऊपर जा रहा है 1900 रुपीज के टारगेट के साथ, 1860 रुपीज के टारगेट के साथ, और रिलायंस टूटे जा रहा था, 1300 रुपए से नीचे जा रहा था, याद है? वही वाला। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि ये मार्केटिंग सर बोल रहे हैं, मैडम मैं कल आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि निफ्टी का चार्ट जैसा होता है वैसे ही स्टॉक मूव करते हैं।
सारे स्टॉक वैसे ही मूव करते हैं, निफ्टी 50 को तो छोड़ ही दीजिए, 50 स्टॉक को, 50 स्टॉक के अलावा भी। अच्छा यस, ये देखो, आज का देख लेते हैं ना उसका। अरे आज मैं इसका- बताई ना, फार्मा और आईटी, फार्मा और आईटी वाई, अभी जैसे फार्मा चला, पॉजिटिव चला, ऊपर जाके कंसोलिडेट हुआ, जैसे निफ्टी कंसोलिडेट हुआ ऊपर जाके, तो वो ऐसा बोले हैं कि ऊपर कंसोलिडेट ऊपर इसलिए रोके क्योंकि निफ्टी रुका है, इसलिए वही रुका है। तो फिर तो बैंक निफ्टी भी इसके हिसाब से चलता है। बैंक के सारे स्टॉक्स मार्केटिंग सर बोल रहे हैं कि सतीश सर आप सच बोल दीजिए। फिर तो वो देखिए ना, बैंक निफ्टी देखिए ना, वो भी सही चला हुआ। बैंक निफ्टी का आपके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी का चार्ट भी वैसे ही होना चाहिए जैसे निफ्टी का होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली स्टॉक सेम सेम ही है ना। सच वही है। अरे क्या लगता है आप लोगों को, बैंक निफ्टी का क्यों सर, बैंक निफ्टी का क्यों नहीं पता, तो बैंक निफ्टी भी तो सेम ही स्टॉक है ना, कुछ अलग स्टॉक है क्या? हेलो, थैंक यू बोलो उनको। क्या? हेलो। हाँ। अच्छा, नींद नहीं आ रही। हाँ ये बात सही है, कमेंट्स में ओपन कर देती हूँ ताकि तब मार्केटिंग सर के जो जवाब है वो आप लोग भी देख पाए और आप उनको जवाब दे पाए। वो ऐसा बोल रहे बैंक निफ्टी का मुझे पता नहीं, लेकिन निफ्टी के हिसाब से ही स्टॉक चलते हैं। अरे देखिए ना, अब आपको सबके मैसेज दिखाई देंगे। पहले इनको कौन कौन एग्री करता है ये बताइए, अरे रुक जाइए, मुझे क्वेश्चन तो बोलने दीजिए। मुझे ये बताइए कि कितने लोगों को लगता है जैसा निफ्टी चलेगा वैसे ही सारे स्टॉक चलेंगे? हाँ। अरे रुकिए तो सही, ये देखिए, ये देखिए, और अरे सभी लोग रिप्लाई करेंगे तब इनको समझ आएगा। और द मार्केटिंग सर देखिए, आप आपको कितने लोग एग्री कर रहे हैं? चंदन सर ने हाँ बोला, तो वो बोल रहे सिर्फ वही सच्चे इंसान है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। बट आज की क्लास सच में अच्छी थी, मतलब रोज क्लास लेने में, अभी सतीश सर बोले कि 3:30 बजे के बाद क्लास लेने में नींद आती है, लेकिन आज नींद नहीं आई। ये सही है। अरे वो एक सर हमारे, ये अच्छा टाइम मतलब अच्छे सवाल थे। ऑब्वियस सी चीजें, देखिए क्या होता है ना कि वेटेज है, वेटेज रखता है निफ्टी 50 में, अगर आप स्टॉक्स का वेटेज निकालेंगे तो रिलायंस 10-11% के आसपास है, और अगर हम बात करें SGFC 10-11% के आसपास वेटेज है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो SGFC ऊपर जाएगा या रिलायंस ऊपर जाएगा, नहीं। रिलायंस अगर नेगेटिव है और SGFC उससे ज्यादा पॉजिटिव है तो निफ्टी पॉजिटिव हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर SGFC 2% चला और रिलायंस 1% गिरा, और मान के चलिए निफ्टी 50 में सिर्फ ये 2 ही स्टॉक्स है, तो निफ्टी 1% चलने का दम रखता है। अब वो पॉजिटिव इसलिए क्योंकि रिलायंस कम गिरा है और SGFC ने ज्यादा प्रेशराइज किया है। अब जिस डायरेक्शन में ज्यादा वॉल्यूम्स आना स्टार्ट होता है, स्टॉक्स भी उनके पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन डिपेंड्स करता है कि किन स्टॉक्स में कितना वॉल्यूम्स है। अगर वो करता भी है तो वो आपको सिर्फ निफ्टी 50 यानी 50 स्टॉक्स में देखने के लिए मिलेगा। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में स्टॉक्स है, उनका अलग वेटेज रखता है, बैंक निफ्टी अपना अलग वेटेज रखता है। हमारे पास F&O में 200 प्लस स्टॉक्स हैं, तो 200 प्लस स्टॉक्स जरूरी नहीं है कि जैसा निफ्टी परफॉर्म कर रहा है वैसे ही 200 स्टॉक्स मूव करे। आज निफ्टी कंसोलिडेट क्यों हो गया जाने के बाद, अगर फार्मा सेक्टर टूटा होता ना तो निफ्टी यहां से और ज्यादा टूट चुका होता, मे बी 500-600 पॉइंट्स का फॉल होता, लेकिन थमा इसलिए क्योंकि फार्मा सेक्टर पॉजिटिव था और आईटी सेक्टर नेगेटिव था, तो उसने बैलेंस किया और निफ्टी थोड़े टाइम के बाद जाकर थम गया। तो सब चीजें अपनी अपनी जगह पे है। अरे जो सही है वही चीजें बोलूंगी ना सर। ठीक है, चलिए बहुत टाइम हो चुका है।
शफी मोहम्मद सर, क्या कहें अभी। चलिए जो भी है, हाँ अभी डॉक्टर रेड्डी फुल ग्रीन, अभी इनके हिसाब से चलना ही नहीं चाहिए था। इनके हिसाब से निफ्टी गिरा, ये डॉक्टर रेड्डी को बेच के बैठे होते और घर बार सब बिक गया होता आज। ये सही लग रहा है। नहीं, क्या होता है उसको देखना। कि ईटीएफ में, ईटीएफ में आप एसआईपी के अकॉर्डिंग पैसा लगाइए, हर बॉटम मिलता है उसमें खरीदारी करिए। ईटीएफ अभी म्यूचुअल फंड से ज्यादा अच्छा रिटर्न्स दे रहा है। रीजंस ये है कि उसमें बहुत सारे चार्जेस कम लगते हैं, एग्जिट लोड वगैरह नहीं लगता है, उसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स अपनी जगह सही है, जैसे एफडी अपनी जगह सही है, म्यूचुअल फंड्स अपनी जगह सही है, वैसे ही ईटीएफ अपनी जगह सही है, स्टॉक मार्केट अपनी जगह सही है। इसमें मैंने वीडियो भी बनाई है, आज या कल में मिल भी जाएगी आपको। ठीक है, किसमें आपको पैसा लगाना है। नहीं सर, मुझे नहीं लगा। हाँ सतीश सर के एक फ्रेंड को लगा है, विशाल मेगामार्ट, मुझे नहीं मिला। मिला है आपको। मुझे स्क्रीनशॉट दीजिए आप। नहीं मिला ना, मुझे भी नहीं मिला है। और ये चलिए, तो साइड से 2 बटन और बहुत साइड अच्छी से थी 5 आज की क्लास। आप लोगों को कैसी लगी आज की क्लास, मजा आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं। ठीक है सर। अच्छी थी ना। ऐसे आप लोग भी इंटरेक्ट होंगे ना तो मजा आएगा ना। पता चल रहा है मैं बोले जा रही हूँ सिर्फ, और बस वही चल रहा है। ऐसा नहीं है रोकी कुमार सर, रोकी कुमार सर क्या लिखता है बताए, पानी मिलाकर पिया करे तब पता चलेगा कैसे चलती है। ठीक है, उनके जो मन में है, सही पूछा ना। मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग कल लाइव नहीं होगा, कल मेरी शाम में क्लास होगी। तब मिला जाएगा।